अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डमी वेरिएबल कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अप्लाई होते हैं और कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिसर्च में, अपने थीसिस में और अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। अच्छा, डमी वेरिएबल स्टूडेंट वो होते हैं कि जो हमारे डेटे को मज़ीद एक्सप्लेन करने के काम आते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल डाटा होता है और उस न्यूमेरिकल डाटे को हम ज़्यादा डेप्थ में जब स्टडी करना चाहते हैं तो हम डमी वेरिएबल की मदद लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल ये दे सकती हूँ कि जब हम किसी भी कंपनी के सैलरी लेवल को स्टडी कर रहे हों तो उस वक़्त हमें बाज़ औक़ात ये जानना भी ज़रूरी होता है कि क्या ख़वातीन की और मर्दों की सैलरी एक बराबर है, और उसमें हमारे पास जेंडर को हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या जो हमारी सैलरी है वो मेल और फीमेल दोनों की एक जैसी है। एक और मिसाल हम ये ले सकते हैं कि हमारी कंपनी में जैसे पाकिस्तान तो एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में जो है जेंडर डाइवर्सिटी और एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जेंडर डाइवर्सिटी खैर पाकिस्तान में भी है। एथनिक डाइवर्सिटी के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि कौन से रिलीजन के लोग जो हैं वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, या कौन से रिलीजन के लोग जो हैं वो ज़्यादा लॉयल हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि किसी ख़ास खित्ते के लोग जो हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं। तो हम डिफरेंट एथनिक ग्रुप को भी स्टडी कर सकते हैं। फिर हम तीसरी चीज़ जो हम स्टडी कर सकते हैं इसकी मिसाल के तौर पे वो है एजुकेशनल लेवल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान की तालीम ज़्यादा होती जाती है तो उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी उसके जो एम्प्लॉयर है वो उसको ज़्यादा सैलरी पे करता है अगर उसकी तालीम जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह हम ये भी एक इसकी मिसाल देख सकते हैं कि जो यूनियन के लोग होते हैं क्या उनका काम करने का तरीक़ेकार जो है आम लोगों जैसा है, या जो यूनियन के या लेबर यूनियन के अहदेदारान हैं क्या वो कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो कि हम डमी वेरिएबल के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं डमी वेरिएबल के हवाले से। जैसे मेरा जो पीएचडी का थीसिस था उसका टॉपिक था कि फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेटाइज्ड फर्म, ए केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें मैंने क्या देखा था कि जो जब से पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई थी उस वक़्त से लेके 2005 तक जो है जो कंपनीज प्राइवेटाइज हुई उनका प्राइवेटाइजेशन से पहले जो है फाइनेंशियल पोजीशंस क्या थी और वर्किंग पोजीशन क्या थी, और प्राइवेटाइजेशन के बाद यानी हम ये कह सकते हैं कि प्री प्राइवेटाइज और पोस्ट प्राइवेटाइज। अब इन दोनों में क्या हुआ कि मेरे पास तो एक डाटा है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1990 से लेके 2005 तक का डाटा है। अच्छा, इस डाटा को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड किस बेस पे करते हैं? ये रजीम की वजह से या कोई पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से। तो एक डमी वेरिएबल दरमियान में ऐड करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन से पहले जो है वो 1 है और जो प्राइवेटाइजेशन के बाद है वो 0 है। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी मुल्क में किसी वॉर का इम्पैक्ट या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब उसमें क्या है कि आपको अगर याद हो कि हमने डिस्कस किया था 2007-8 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले मुल्कों की हालत क्या थी और उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद क्या थी, ये भी हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर कोई टाइम सीरीज डाटा है तो उस टाइम सीरीज जैसे में हम डिफरेंट टाइम्स के ग्रुप बना के तब भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह एक कंपनी जो है वो ये देख सकती है कि उसकी जो सेल है जो है वो डिफरेंट क्वार्टर्स में या सीजन्स में उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जी अगर कोई वूल के या सर्दियों के कपड़े बनाने वाली फर्म है तो उसकी जो ज़्यादातर सेल जो है वो लास्ट क्वार्टर, हम ये कह सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो है इन 3 महीनों में उसकी सेल ज़्यादा हो सकती है। तो हम अपने डाटे में कोई सीजनल इफेक्ट भी लेके आ सकते हैं। डाटा हमारे पास वही है,
हम ये देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मार्च तक उसके अंदर सेल कितनी रहती है, कंपनी में कितनी फ्लक्चुएशन होती हैं, फिर अप्रैल से लेके जून तक किस तरह से फ्लक्चुएशन होती हैं। तो हम अपने ही डेटे में, अपने ही सेल के अंदर जो सीजनल फ्लक्चुएशंस हैं, हम वो भी स्टडी कर सकते हैं। और ये भी जो है ये डमी वेरिएबल की मदद से होता है। डमी वेरिएबल को हम आमतौर पे जो है डमी के साथ साथ डाइकोटोमिस्ट वेरिएबल भी कहते हैं, डाइकोटोमिस्ट वेरिएबल, ठीक है, यानी जिनका आंसर जो है बाज़ येस और नो में होता है, 1 और 2 में होता है। अब हम देखते हैं कि डमी की टाइप्स कितनी होती हैं। डमी की 2 टाइप्स होती हैं, एक है इंटरसेप्ट डमी और दूसरी होती है स्लोप डमी। हमने सिंपल रिग्रेशन फंक्शन जो है उसको हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि रिग्रेशन फंक्शन में जैसे y इज इक्वल टू β1 प्लस β2 x2i प्लस म्यू। अब इसमें ये जो β1 है ये आपका इंटरसेप्ट है और ये जो β2 है ये आपका स्लोप कोफिशिएंट, ठीक है, स्लोप है, यानी कितनी चेंज इसके अंदर आएगी तो जो है आपके y के अंदर चेंज आएगी। तो β1 जो है ये आपका इंटरसेप्ट है और β2 जो है वो आपका स्लोप वेरिएबल है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये β1 का इंटरसेप्ट है और ये जो डिफरेंस है दूसरा इंटरसेप्ट का, ये β3 है। डमी वेरिएबल की दूसरी टाइप है स्लोप डमी। अब स्लोप डमी क्या है? बेसिकली स्लोप है क्या? आपने देखा है कि स्लोप β2 का जो फॉर्मूला है वो यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, जैसे कि इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये आपका इंटरसेप्ट है और ये आपके पास x2 का वेरिएबल है। ये β2 जो है ये x2 का स्लोप है और ये आपकी डमी का स्लोप है। अब डमी के इस कॉन्सेप्ट को हम एक कंप्यूटर के एग्जांपल के साथ प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है वेज और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास IQ। अगर आपको स्टूडियो को बुक्स के साथ फाइल्स मिली हो तो आपने देखा होगा कि उसमें एक डमीज डॉट WFI की एक EViews की फाइल है। आप जब हम उस फाइल को रन करते हैं तो उस फाइल में हमारे पास 935 ऑब्जर्वेशन के साथ जो रिजल्ट्स आते हैं हम उनको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम रिजल्ट एक्सप्लेन करते हैं विदाउट डमी। अगर सिंपल वेज और IQ लेवल का रिलेशनशिप डिस्कस किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान का IQ लेवल 0 हो तो उसको जो कांस्टेंट वेज पे की जाएगी वो 116 रुपये होगी। यहाँ पे वेज डिपेंडेंट वेरिएबल है और IQ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब 116 रुपये वेज के साथ अगर उसके अंदर 1 पॉइंट IQ लेवल जब भी इंक्रीज होगा तो उस 1 पॉइंट IQ के साथ 8.3 वेज जो है वो इंक्रीज करेगी। ये एक सिंपल रिग्रेशन की इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह होती है और ये एक सिंपल मॉडल है जिसको हम अगर आप देखें तो वेज हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और ये IQ के वेरिएबल है जिसको हमने रन किया और हमारे पास ये आउटपुट आ गई। इसमें R² जो है वो 9% है और इसके अंदर जो F स्टेट है वो 98%, 98.54 है और 0.00 का मतलब है ये कि ये हाईली सिग्निफिकेंट मॉडल है। अब इसी मॉडल में हम एक कांस्टेंट डमी की मिसाल ले लेते हैं। ये वो मॉडल है जो हमने पहले रन किया है वेज और IQ के साथ। अब हम इसमें एक मेल की डमी डाल देते हैं, ठीक है। मेल का मतलब मेल की डमी डालने का मतलब ये है कि IQ लेवल अगर किसी फीमेल का है तो वेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अगर किसी मेल का है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम जो है आप ये देखेंगे कि कांस्टेंट डमी की एग्जांपल जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब इस कांस्टेंट डमी में हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि वेज हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमने मेल जो है यानी हमने जेंडर को डमी के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब इस डेटे में, इस मॉडल में अगर तो कोई फीमेल है वर्कर
तो उस फीमेल को जो वेज मिलेगी वो 224.84 उसको वेज मिलेगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो मेल है उसकी वेज कितनी होगी, तो उसकी वेज होगी 224.84 जमा 498.04। इन दोनों को ऐड करके जो है वो मेल की वेज होगी, जबकि जो फीमेल की वेज है वो सिर्फ 224 होगी। जैसे कि इधर हमारे पास इस इंटरप्रिटेशन में ये सारी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन लिखी हुई है। अच्छा, ये थी हमारे पास कांस्टेंट डमी। इसी एग्जांपल को अगर हम स्लोप डमी के साथ करें, वही वेज है, वही आईक्यू है हमारे पास, और अब हम स्लोप डमी यूज करेंगे कि इंटरेक्शन टर्म यूज करेंगे कि मेल इनटू आईक्यू। अब इस मॉडल को भी आप देखें कि ये तीनों वेरिएबल जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। इसका 45% आर स्क्वायर है, इसकी एफ स्टैट की जो कोफिशिएंट की वैल्यू 394 है, बहुत ज़्यादा है और हाईली सिग्निफिकेंट मॉडल है। अब इसमें अगर हम ये कहें कि जो पर यूनिट आईक्यू का जो वेज में इम्पैक्ट आएगा, अगर कोई फीमेल है, ये हम ये लिख देते हैं कि यहाँ पे अगर कोई फीमेल है तो उस फीमेल के लिए आईक्यू जो है वो 3.184 है। लेकिन अगर कोई मेल है तो मेल के लिए जो आईक्यू लेवल है वो है 8.02। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3.18 प्लस 4.84। अब आपने देखा कि ये इंटरेक्शन टर्म के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम स्लोप डमी कहते हैं। ये हमारे पास स्लोप डमी है। और जबकि अगर आप देखें तो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, ये कांस्टेंट डमी की एग्जांपल है और ये स्लोप डमी की एग्जांपल है। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने पहले वेज आईक्यू के साथ स्लोप और इंटरसेप्ट डमी को इस्तेमाल किया, अब हम इसके साथ एक और एग्जांपल इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगेन एक दफ़ा फिर हम दोहरा लें कि डमी वेरिएबल की डेफिनेशन यही है कि ये एक बाइनरी या डायकोटोमिस्ट वेरिएबल है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये आम तौर पे डाटा के अंदर क्वालिटेटिव मैयर या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि जेंडर है, रेस है, जोग्राफिकल रीजन ऑफ रेजिडेंस है, एक्सेट्रा। और आम तौर पे इसके सिर्फ 2 आउटकम्स जो होते हैं, यानी अगर हम एक डमी वेरिएबल यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 आउटकम्स होते हैं। अब इसकी एक मिसाल हम ये ले सकते हैं इस एग्जांपल में कि हमारे पास एक जो है पुलिस का रिकॉर्ड है और हमारे पास जो y का वेरिएबल है yt, इसमें हम जस्ट मेजर कर रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ द कार है इन माइल पर आवर, कि एक गाड़ी कितने स्पीड से एक घंटे में कितने माइल ट्रेवल करती है। अच्छा, जो xt का हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और xt जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये है कि इसमें हम मेजर करेंगे कि गाड़ी की एज कितनी है, यानी कोई नई कार है और कोई पुरानी कार है, तो क्या कार की एज का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें डमी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर तो वो कार जो है उसका कलर रेड है तो क्या वो ज़्यादा तेज़ चलती है, यानी हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका हाइपोथेसिस ये है कि अगर तो गाड़ी रेड कलर की है तो वो ज़्यादा तेज़ चलेगी। अब इसमें हमारे पास H0 जो है वो ये है कि जो हमारे पास डमी है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। H1 ये है कि जो हमारे पास डमी है दैट इज ग्रेटर देन 0। इस तरह ये जो कांस्टेंट हम कह सकते हैं इंटरसेप्ट का जो स्टार्ट है, ये हमारे पास इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास डमी का इंटरसेप्ट है। तो ये रेड कार की जो है ये स्पीड है और ये अदर्स कार की स्पीड है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, पहले हमने देखी थी इंटरसेप्ट डमी की एग्जांपल, अब हम देख लेते हैं स्लोप डमी की एग्जांपल। स्लोप डमी में आपको पता है कि हम इंटरेक्शन टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास xt है
और ये हमारे पास dt इंटू एक्स टी है, यानी ये डमी वेरिएबल है। अब आप ये देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि जो dt है 1, अगर तो 1 है तो ये स्टॉक का पोर्टफोलियो है, और अगर 0 है तो ये किसका है, बॉन्ड्स का पोर्टफोलियो है। और ये जो बीटा 1 है ये हमारे पास यानी एक इनिशियल कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है, और जो YT है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है। यानी इस पोर्टफोलियो में हमारे पास जो बॉन्ड्स और स्टॉक्स हैं इनका रिटर्न्स है। और अगर हम डमी उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हमारे पास स्टॉक पोर्टफोलियो है तो डमी 1 है, और अगर बॉन्ड पोर्टफोलियो है तो वो 0 है। और ये जो स्लोप है ये आपके पास स्टॉक का स्लोप है, और ये आपके पास बॉन्ड्स का है। ये इस सिलसिले का पहला लेक्चर था जिसमें हमने आपको स्लोप और इंटरसेप्ट डमी के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरसेप्ट और स्लोप डमी दोनों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है।